हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेशन। माय नेम इज संजू कुमारी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टीथ की स्टडी की है, जिसमें हम लोगों ने देखा टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वह उससे कोरिलेटेड है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लेते हैं तो आज की टॉपिक समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए प्लीज पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन को समझने के लिए थोड़ा सा पहले न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो प्लीज आप न्यूट्रिशन की वीडियो भी देख लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि हम जो फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, या न्यूट्रिएंट्स ही है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी बॉडीज में ग्रोथ होती है, सेल्स की रिपेयरिंग होती है, एनर्जी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए चाहिए। इन सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वह हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम जो फूड खाते हैं उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ज्यादा अमाउंट में खाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कम अमाउंट में खाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं जिसकी हमारी बॉडी को कम जरूरत है। तो हम जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को खाते हैं, हम खाने के रूप में डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को नहीं खाते। हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं चावल, दाल, चपाती, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, सब्जियां, इस तरह की चीजें हम खाते हैं। तो हम जो खाते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स खाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं, इनमें कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। तो हमारा बॉडी इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यह मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हमें फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन करना होता है ताकि हमारा बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर सके। हम जब कोई खाना खाते हैं तो वह क्या होता है, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वहाँ जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वह इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरे बॉडी में इसे पहुंचा देते हैं, और पूरे बॉडी को इससे एनर्जी मिलती है और हम बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं। तो डाइजेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है इसे सिंपलर फॉर्म में किस तरह से चेंज किया जाता है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच complex form is converted into simpler form by physical and chemical breakdown of macromolecules। और यह किस प्रकार से होती है? इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसको फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर सके। ये पूरी प्रोसेस हम जानेंगे। टीथ की स्टडी हमने कर ली है। टीथ क्या करती है? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड करती है, जिससे डाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर आकर खत्म होती है, और इसकी पूरी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक की होती है। जब हम कोई फूड खाते हैं तो यह सबसे पहले माउथ में जाती है। इसे इंटीरियर ओपनिंग भी कहते हैं। माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड की फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड आप देख पा रहे हैं। यह सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करते हैं जो फूड पार्टिकल्स को एक लेई की तरह बना देती है, और उसे क्या कहते हैं? अब उसे बोलस कहते हैं। ओरल कैविटी में जो टंग प्रेजेंट होती है वह क्या करती है? इस बोलस को अंदर की ओर पुश करती है। उसके बाद यह बोलस कहाँ आती है? ओसोफेगस में आती है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप से यह बोलस कहाँ एंटर करती है? स्टोमक में। स्टोमक में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अब बोलस को यहाँ पर बोलस ना कहकर काइम कहेंगे। यह काइम जो है अब कहाँ आती है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन है। फूड के अधिकांश भाग का पाचन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद जो अनपचा भोजन है यानी अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आते हैं? यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यह कहाँ आते हैं? रेक्टम। रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में बारी बारी से समझेंगे। अब माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ लीड्स टू द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में टीथ एंड टंग प्रेजेंट होते हैं। टीथ क्या करते
करते हैं, चर्निंग एंड मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। चर्निंग मीन्स फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो टीथ के द्वारा भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। ओरल कैविटी में 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड भी होते हैं जो कि सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं। और 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। ओरल कैविटी में टंग भी प्रेजेंट होते हैं। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। यानी टंग क्या है कि टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि ओरल कैविटी के फर्श से जुड़ी रहती है। इसके द्वारा फ्रेनुलम के द्वारा आप अगर अपनी मुंह खोलो और अपनी जीभ को ऊपर करो, यह जो पतली सी झिल्ली जैसी रचना है उसे ही क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं। टंग के अपर सरफेस पर कुछ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिन्हें पैपिली कहते हैं और इनमें से कुछ पैपिली में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं भी होते हैं। और ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं? यह भोजन के विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में बताते हैं। यह मीठा है, खट्टा है या नमकीन है, यह कौन बताता है? यह टेस्ट बर्ड बताते हैं। लेकिन जब हम मिर्ची खाते हैं तो इसका पता हमें टेस्ट बर्ड से नहीं चलता। तो फिर इसका पता किस तरह से चलता है? सेंसेशन से पता चलता है कि हमने मिर्ची खा लिया। अब आप इस डायग्राम को देखें, इसमें क्या है? इलस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट मैप ऑफ ह्यूमन टंग। इसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के टेस्ट बर्ड्स हैं और किस प्रकार के टेस्ट का पता चलता है। टिप ऑफ द टंग, टिप कहाँ पर किस तरह का टेस्ट होता है? स्वीट होता है। इसे मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया, रेड कलर से दिखाया मैंने। जैसे यहाँ मैंने रेड कलर से लिखा है तो यहाँ पे रेड कलर की बनाई है मैंने, और यहाँ भी इंडिकेट किया है स्वीट को रेड से। तो टंग की टिप से हमें क्या पता चलता है? स्वीट। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो कौन बताता है? या टिप वाला पोर्शन बताता है, जिनका आगे का भाग हमें बताता है कि हमने मीठा खाया है। उसके बाद देखते हैं ईदर साइड ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। जीभ की जो यह अगली भाग है उसके किनारे वाले हिस्से से हमें पता चलता है कि हमने सॉल्टी खाया है, हमने नमकीन खाया है। ठीक है, आगे देखते हैं ईदर साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग क्या बताता है? सावर बताता है। यह जीभ के पिछले किनारों की तरफ जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वह हमें बताते हैं कि हमने खट्टा खाया है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। जीभ की पिछली भाग क्या बता रही है हमें कि हमने जो खाया वह कैसा है? बीटर है। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगली भाग से हमें पता चलता है कि हमने मीठा खाया है। जीभ के पिछली भाग से हमें पता चलता है कि हमने बीटर खाया है। और जीभ के दोनों किनारों में इस किनारे की पिछली भाग से हमें पता चलता है कि हमने खट्टा खाया है। और किनारे के अगले भाग से, जीभ के इस तरह से जो किनारे हैं उनके अगले भाग से हमें पता चलता है कि हमने कुछ नमकीन खाया है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? टेस्टिंग, मैस्टिकेशन एंड स्वेलिंग। टंग जो है सिर्फ टेस्टिंग में ही मदद नहीं करती बल्कि मैस्टिकेशन एंड स्वेलिंग में भी मदद करती है। ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंक्स व्हिच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यह फेरिंक्स क्या काम करती है? फूड एंड एयर के लिए एक कॉमन पैसेज का काम करती है। द इसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू फेरिंक्स। फेरिंक्स एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज का काम किस तरह से कर रही है? क्योंकि इसोफेगस एंड ट्रैकिया दोनों इसी फेरिंक्स में खुलते हैं, इसलिए यह कॉमन पैसेज का काम कर रही है। यह फेरिंक्स जो यहाँ नोज के पास होती है इसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं। जो माउथ के पास फेरिंक्स होती है उसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। जो कि लैरिंक्स के पास है, लैरिंक्स यानी कि जिसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं उसके पास है, तो इसे क्या कहेंगे? लैरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज a cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis and opening of windpipe. इसके अनुसार ग्लोटिस जो कि विंड पाइप की ओपनिंग है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, यह विंड पाइप है। इस तरह से विंड पाइप आती है, तो यह विंड पाइप है और इसकी जो ओपनिंग है उसे ग्लोटिस कहते हैं। इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह एपिग्लॉटिस किस प्रकार से काम करती है? यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? वह जो गाड़ी
लेफ्ट को जानी है उसे लेफ्ट जाने को इंडिकेट करती है, और जो गाड़ी राइट को जानी होती है उसे राइट जाने देती है। तो यही काम यह एपिग्लॉटिस भी कर रही है। किस प्रकार से कर रही है? फूड आ रही है तो इसे कहाँ जाना है? फूड पाइप में, फूड पाइप में जाना इसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यानी हमारा माइंड कहीं और बिजी होता है, ऐसी हालत में ब्रेन सही ढंग से सिग्नल नहीं दे पाता एपिग्लॉटिस को कि यह जो है यह ढक्कन जैसी है जो कि ग्लॉटिस को ढक लेती है, यानी ग्लॉटिस के रास्ते को बंद कर लेती है। तो जब ब्रेन सही ढंग से सिग्नल नहीं देता है एपिग्लॉटिस को कि फूड आ रहा है तो विंड पाइप को ढक लो, ऐसी स्थिति में विंड पाइप को यह एपिग्लॉटिस ढक नहीं पाती और खाना जो है वह कहाँ आ जाता है? विंड पाइप में आ जाता है, यानी ट्रैकिया में आ जाता है। और ऐसी हालत में हम सरक जाते हैं और खाना मुंह या नाक से बाहर आ जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है कि ग्लॉटिस जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग है उसे एपिग्लॉटिस ढक देती इस तरह से। तो जो खाना ट्रैकिया में आने वाली होती है वह सीधे माउथ से होते हुए कहाँ जाएगी? फूड पाइप में जाएगी। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जब फूड यहाँ से आ रही है, अगर यह एपिग्लॉटिस इसको ढक ले तो फूड सीधे गलेट में जाएगी। गलेट जो कि इसोफेगस की ओपनिंग है, इस गलेट से होते हुए फूड कहाँ आएगी? इसोफेगस यानी फूड पाइप में आएगी और डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वह सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। अब फूड कहाँ पहुंच गई है? अब फूड सीधे इसोफेगस में पहुंच गई है। इसोफेगस क्या है? थिन लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स इनटू स्टमक। यह इसोफेगस जो है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, यह इसोफेगस जो है यह थिन लॉन्ग ट्यूब है जो नेक से पास होते हुए थोरैक्स में आती है। यह थोरैसिक रीजन है और यह एब्डोमिनल रीजन है। तो थोरैक्स से होते हुए डायफ्राम को पास करते हुए यह स्टमक में पहुंचती है। यह डायफ्राम है ना? यह डायफ्राम है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 22 टू 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी पूरी लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो डाइजेशन एंड नो एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर ना डाइजेशन की प्रोसेस होती है और ना ही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो फिर यहाँ किस प्रकार की प्रोसेस होती है? यहाँ जब बोलस जब इस फूड पाइप से बोलस एंटर करती है तो यहाँ पर बोलस एंटर करती है, मान लो यहाँ पर बोलस एंटर कर रही है तो यहाँ पर की जो मसल्स है वह थोड़ी फैल जाएगी, है ना? और जब यह नीचे पास हो जाएगी तो यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसे इस डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि जब फूड पार्टिकल इसोफेगस में यहाँ पर आई तो यहाँ की जो मसल्स है वह थोड़ी फैल गई। जब इस तरह से यहाँ से फूड पार्टिकल पास हो गई तो मसल्स कांटेक्ट कर गई। फिर यहाँ पहुंची तो यहाँ की मसल्स फैल गई यानी रिलैक्स हो गई। फिर जब यहाँ से पास हो गई तो यहाँ की मसल्स कांटेक्ट कर गई। तो बोलस जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ की मसल्स फैल जाती है, रिलैक्स कर जाती है, और जब बोलस पास हो जाती है तो वहाँ की मसल्स सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की मूवमेंट से फूड जो है वह इसोफेगस में डाउनवर्ड मूव करते जाते हैं। यानी फूड पार्टिकल्स के पहुंचते ही इसोफेगस में एक वेव जैसी बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं और यह इनवॉल्यूंटरी होती है, यानी हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की क्या आवश्यकता है हमारी बॉडी में, यह जान लेते हैं। मान लो हमने खाना खाया और अगर इस तरह की मूवमेंट ना हो, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर हमारे इसोफेगस में ना हो, अगर हमें झुकना पड़े तो खाना जो है मुंह के रास्ते सीधे बाहर आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम खाना खा के पैर पर उल्टे लटक भी जाए तो भी खाना मुंह से बाहर नहीं आएगा। अगर हम खाना खा के शीर्षासन भी करने लगे, यानी सर नीचे कर दे और पैर ऊपर कर ले, तो भी खाना बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है। खाना इस तरह से इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में पहुंच रही है। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है बहुत उपयोगी है। स्टोमक क्या है? यह जे शेप की है और मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यह ऐसा बैग है जिसमें कि खाना यानी फूड स्टोर रहता है और उसके दोनों तरफ स्फिंक्टर लगे हुए हैं ताकि फूड रिवर्स डायरेक्शन में
ना चली जाए। स्टोमक में फूड 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर रहती है। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसकी लोकेशन क्या है? इसे यह डायफ्राम है, तो इधर क्या है? राइट है और इधर लेफ्ट है। तो हम क्या जानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ज्यादातर पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। तो एब्डोमिनल कैविटी का यह कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट पोर्शन है, अपर साइड में है। ठीक है, तो इसकी जब लोकेशन पूछी जाएगी तो क्या कहेंगे? लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि यह 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक एंड बॉडी। तो इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? फूड इसोफेगस से एंटर करती है स्टोमक में, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पोर्शन में इसोफेगस के द्वारा फूड एंटर करते हैं, तो पोर्शन क्या है? कार्डियक। कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हार्ट के नजदीक होती है। यह पोर्शन जो है हार्ट के नजदीक होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कार्डियक। और यहाँ जो स्फिंक्टर लगी होती है, इसे क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर या ओसोफेजियल स्फिंक्टर। और यह पोर्शन जो डायफ्राम से कनेक्टेड होती है उसे फंडस कहते हैं। और जो लास्ट पोर्शन है उसे पाइलोरिक कहते हैं। और यही पोर्शन कहाँ खुलती है आगे जाके? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। और क्वेश्चन यह भी पूछे जाते हैं कि पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में खुलती है? तो ड्यूडेनम। और जो रेस्ट पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्फिंक्टर है। इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियक और ओसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हार्ट के नजदीक है, और इसोफेजियल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इसोफेगस से अटैच है। इस अटैचमेंट के कारण ही इसका नाम इसोफेजियल स्फिंक्टर है। यह स्फिंक्टर यहाँ पर इसलिए लगे होते हैं ताकि रिवर्स डायरेक्शन में फूड ना चली जाए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो वोमिटिंग हो जाएगी। वोमिटिंग की वजह यही है कि इस कार्डियक स्फिंक्टर से फूड जो है रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है। इस रिवर्स डायरेक्शन में जाने के कारण ही वोमिटिंग होती है। और यहाँ जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यह भी रिवर्स डायरेक्शन में फूड ना आ जाए इसके लिए है, इसे प्रिवेंट करती है। स्टोमक की जो इनर वॉल होती है, यह जो इनर वॉल है, यह इनर वॉल टॉल कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। और यह सेल्स अंदर की ओर जगह जगह पर धंसी रहती है, तरह की स्ट्रक्चर बनती है, और इस स्ट्रक्चर को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। स्टोमक में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकस सेल्स, सेकेंड वन इज पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स, थर्ड इज चीफ और जाइमोजन सेल्स। इन तीनों प्रकार की सेल्स से जो सेक्रेशन निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हैं? म्यूकस सेल्स, पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स, चीफ और जाइमोजन सेल्स, इन तीनों प्रकार की सेल्स से जो सेक्रेशन निकलती है उसे सम्मिलित रूप से गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस एक ह्यूमन बीइंग में पर डे 3 लीटर सेक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl, म्यूकस, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। HCl की सेक्रेशन कहाँ से हो रही है? ऑक्सेंटिक सेल से हो रही है। म्यूकस की सेक्रेशन म्यूकस सेल से हो रही है, और इनएक्टिव पेप्सिनोजेन की सेक्रेशन चीफ और जाइमोजन सेल से हो रही है। HCl का काम क्या है? HCl जो भोजन में बैक्टीरिया होते हैं उसे मारने का काम करती है, यानी यह एंटीबायोटिक का काम करती है। और यह इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देती है, और यह एक्टिव पेप्सिन जो है फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस जो है वह स्टोमक की दीवार को HCl के सेक्रेशन से सुरक्षित रखती है। HCl क्या है? एसिड है। तो एसिड अगर म्यूकस का सेक्रेशन ना हो तो यह HCl जो कि एसिड है यह स्टोमक की दीवार को गला सकती है। इसलिए म्यूकस का सेक्रेशन होता है ताकि स्टोमक की जो इनर वॉल है वह सुरक्षित रह सके। यह म्यूकस क्या कर रही है? स्टोमक की इनर वॉल को और गैस्ट्रिक ग्लैंड को HCl और पेप्सिन से सुरक्षित रखती है। कभी कभी क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से
एसिड की सेक्रेशन ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण स्टोमक की इनर वॉल पर कहीं कहीं गोलाकार या अंदर धंसा हुआ भाग उभर कर सामने आता है, जो घाव का रूप ले लेती है और इसे क्या कहते हैं, इसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ऐसा उन लोगों में होता है जो ज़्यादातर समय तक भूखे रहते हैं। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है। यह स्टोमक के पाइलोरिक रीजन से होते हुए यह कहाँ खुलती है, यह ड्यूडेनम में खुलती है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डेडुनम, इसी में यह स्टोमक की अंतिम भाग पाइलोरिक के द्वारा यह इसी डेडुनम में खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 से 7 मीटर होती है, लेकिन फिर भी इतनी लंबी होने के बावजूद इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वह 1.5 मीटर होती है। उसकी लेंथ काफ़ी कम होने के बावजूद उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ जो है वह आधी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ की। लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा होने के कारण इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन पड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कम होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई प्रेजेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में यह फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है विलाई या प्रेजेंट होती है। विलाई में कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स की नेटवर्क होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह नेटवर्क है कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स की, जिसके द्वारा डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ड्यूडेनम जो है सी शेप की होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह जो पोर्शन है पाइलोरिक के बाद वाली पोर्शन यह इस प्रकार से सी शेप की होती है ना। इसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट, यह स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट है। यह बहुत छोटी होती है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड का ज्यादातर डाइजेशन इसी भाग में होता है, क्योंकि यहाँ इस पोर्शन में पैनक्रिएटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से जो पैनक्रिएटिक डक्ट निकलते हैं वह एंड कॉमन बाइल डक्ट दोनों यहीं पर खुलते हैं। यहाँ पर जो डाइजेशन होती है वह किसके द्वारा होती है, बाइल जो कि लीवर से सेक्रेट होती है, पैनक्रिएटिक जूस जो कि पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट होती है, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सबकस एंटेरिकस सेक्रेट होते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर पाचन की क्रिया होती है। इसलिए इस पोर्शन में पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद है जेजुनम। जेजुनम मिडिल पार्ट है, प्राइमरी साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। जेजुनम मिडिल पार्ट है, यहीं से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। एंड थर्ड वन इज इलियम, लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस गेट कंप्लीटेड। यह क्या है, लास्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट कौन सी है, यह इलियम है। इलियम में ही डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होती है। नेक्स्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सबसे पहले सीकम के बारे में जानेंगे। स्मॉल ब्लाइंड सैक, यह जो सीकम है यह स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम इसी में आकर खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। अगर हम कोई एंटीबायोटिक भी खा लें तो एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारे बॉडी की जो सैकड़ों यूजफुल बैक्टीरिया उसे भी किल कर देती है, लेकिन इस एंटीबायोटिक का असर यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वह बच जाते हैं और फिर पूरे बॉडी में वह चले जाते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में हमारी मदद करते हैं। ओपन इनटू कोलोन, या कोलोन में खुलती है। यह सीकम कहाँ खुलती है, कोलोन में खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द सीकम। यहाँ पर आप एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, यह जो मैंने रेड कलर से बनाई है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे क्या कहते हैं, इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है अब हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर में यूजफुल ऑर्गन हुआ करता था। अब इस ऑर्गन की हमारे बॉडी में कोई खास काम नहीं है, इसलिए यह जो है अब वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज कोलोन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यह कोलोन जो है यह लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है, सबसे लंबी भाग है। यह आप देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी भाग है।
water is absorbed and undigested residue of the food is processed in this part. यहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है और यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बच जाते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यह जो कोलोन है यह 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेंडिंग कोलोन। सीकम जिस कोलोन में खुलती है वहां से एसेंडिंग कोलोन शुरू होती है, ये आप देख पा रहे हैं। दिस वन इज एसेंडिंग कोलोन। नंबर सेकंड इज ट्रांसवर्स कोलोन। फिर यह जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन है। नंबर थर्ड इज डिसेंडिंग कोलोन। फिर इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है। यह ट्रांसवर्स कोलोन है और यह जो नीचे की ओर आ रही है डिसेंडिंग कोलोन है। एंड नंबर फोर्थ इज सिग्मोइड कोलोन। और जहां पर यह फूल जाती है इस तरह से, जहां पर यह फूल जाती है उसे सिग्मोइड कोलोन कहते हैं और यह रेक्टम में खुलती है। एंड द लास्ट वन इज रेक्टम, कनेक्ट्स कोलोन टू एनस। यह रेक्टम क्या कर रही है, यह कोलोन को एनस से कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्लैट रिंग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द बाउल मूवमेंट। रेक्टम में रिंग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे एनल स्फिंक्टर कहते हैं और यह क्या करती है, बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करती है ताकि जो फीकल मैटर है वह टाइम टू टाइम डिस्चार्ज किया जा सके। यह एनल स्फिंक्टर, अगर यह एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं हुए तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है फीकल मैटर के रूप में हमेशा बाहर सेक्रेट होते रहेंगे। एनसीईआरटी में इसके आगे गट के बारे में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। तो हम इसके बारे में जानेंगे। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम कॉजेज 4 लेयर्स, नेमली एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार होती है वह माउथ से लेकर एनस तक, इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वह 4 लेयर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज सीरोसा, नंबर 2 इज मैस्कुलरिस, नंबर 3 इज सबम्यूकोसा एंड नंबर 4 इज म्यूकोसा। तो जैसा कि यह देख पा रहे हैं कि यह क्या है, आउटर लेयर है, दैट इज सीरोसा। उसके बाद यह सेकंड लेयर है जो कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बनी होती है। इसे क्या कहते हैं, मैस्कुलरिस। कंबाइनली इन दोनों को मैस्कुलरिस कहते हैं। इसके बाद क्या है, यह है सबम्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे सबम्यूकोसा होती है। यह म्यूकोसा है और म्यूकोसा के नीचे क्या है, सबम्यूकोसा है। और यह क्या है, ल्यूमेन है। ल्यूमेन दैट मींस कैविटी। कैविटी को ही ल्यूमेन कहते हैं। अब वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे। सीरोसा, सबसे पहले सीरोसा के बारे में जानेंगे। यह क्या है, आउटर मोस्ट है, जैसा कि हमने देखा कि यह आउटर मोस्ट है। मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यह किसकी बनी होती है, यह मेसोथेलियम की बनी होती है। यह सीरोसा जो है आउटर लेयर या मेसोथेलियम की बनी होती है। मेसोथेलियम किसे कहते हैं? मेसोथेलियम मींस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और यह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। नंबर 2 इज मैस्कुलरिस, फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। यह जो है, यह मैस्कुलरिस जो है वह स्मूथ मसल्स की बनी होती है, यानी कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, यह इनवॉलंटरी नेचर होती है, यानी यह हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। अरेंज्ड इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। यह किस प्रकार से अरेंज है, यह मैस्कुलरिस है और इसकी अरेंजमेंट जो है यह इनर सर्कुलर, इनर लेयर जो है इसकी, यह जो आप देख पा रहे हैं इनर लेयर, यह सर्कुलर है और आउटर लेयर जो है वह लॉन्गिट्यूडिनल है। यानी मैस्कुलरिस में 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर सर्कुलर है ना, यह सर्कुलर लेयर है और आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है। इन्हीं दोनों लेयर से मिलकर मैस्कुलरिस बनी होती है। द मायोटिक प्लेक्सस, Arvex plexus, is situated between the circular and longitudinal muscle layer. यह जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स है, इन दोनों के बीच में एर्वेक्स प्लेक्सस पाए जाते हैं। और नीट में यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यह एर्वेक्स प्लेक्सस कहाँ पाए जाते हैं? यह सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, यह सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स के बीच में पाए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड लेयर, दैट इज सबम्यूकोसा, फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। यह जो सबम्यूकोसा है, थर्ड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर, इसे क्या कहते हैं, सबम्यूकोसा।
यह किसकी बनी होती है? यह लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड एंड lymph वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज Brunner's glands are located in the submucosa of the duodenum. Brunner's glands are located in the submucosa of the duodenum. ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड यहाँ ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। ये जो सी शेप की स्ट्रक्चर होती है ड्यूडेनम, यहाँ पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड से अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट होती है जो क्या करती है, यहाँ जो ड्यूडेनम में एसिडिक कंटेंट आ रहे हैं उस एसिडिक कंटेंट से ड्यूडेनम की प्रोटेक्शन करती है। And last one is mucosa. The innermost layer lining lumen of alimentary canal is the mucosa. Mucosa innermost layer है जो elementary canal की lumen की लाइनिंग को बनाता है। यह एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन है यानी कैविटी है और इसकी लाइनिंग कौन बनाता है? यह म्यूकोसा बनाता है। दिस लेयर्स फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स रूगी इन द स्टोमक। यह जो म्यूकोसा की लेयर है यह स्टोमक के अंदर इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाते हैं। इस प्रकार से इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? रूगी कहते हैं। और यह अक्सर एम्प्टी स्टोमक में देखे जाते हैं। तो रूगी क्या है? स्टोमक में जो इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं उन्हें हम रूगी कहते हैं। और इसकी फॉर्मेशन कौन करता है? इसकी फॉर्मेशन म्यूकोसा के द्वारा होती है। एंड स्मॉल फिगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह म्यूकोसा की जो लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करती है जिसे विलाई कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह विलाई की स्ट्रक्चर है, यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना। इस तरह से यह क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे विलाई कहते हैं। और यह किसकी बनी होती है? यह म्यूकोसा की बनी होती है। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli. This microvilli giving a brush border appearance. यह जो माइक्रोविलाई है यह ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करती है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन की कैरेक्टरिस्टिक है। और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस जो है वह कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हम क्या कहेंगे? यह स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। लैक्टियल villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. villi में हम क्या देख रहे हैं कि a network of capillaries है। आप देख पा रहे हैं कि ये कैपिलरीज है, इसकी एक नेटवर्क है ना। एंड इसमें लिम्फ वेसल्स भी पाए जाते हैं। यह क्या है? लिम्फ वेसल है। विलाई में यह जो कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल की नेटवर्क है इसे क्या कहते हैं? इसे लैक्टियल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लैक्टियल क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। गॉबलेट सेल म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स हैं ये, तो म्यूकस की सेक्रेशन करते हैं। एंड दिस इज ओनली यूनिसेलुलर ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। सिर्फ यही है गॉबलेट सेल्स जो कि यूनिसेलुलर होती है। नेक्स्ट वन इज क्रिप्स ऑफ लिबरकुल। यह क्या होती है? Fits between the bases of villi in intestine. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यह विलाई है और इन दोनों विलाई के बेस पर एक गड्ढा है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही क्रिप्स ऑफ लिबरकुल कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसे आप याद रखें। तो अब तक हम लोगों ने जान लिया है एलिमेंट्री कैनाल और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।